हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर केमिस्ट्री एजुकेटर हर्षित जारानी। वेलकम टू मीट जेई चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, है ना। लास्ट लेक्चर क्यूबिक का पूरा हमने डिकोड कर दिया था क्यूब के बारे में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड विजिट दैट, तभी उसकी क्लैरिटी के बाद ही आपको ये भी समझ में आएगा अच्छे से। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और एक बार देख के आओ वो लेक्चर, ठीक है जी, तभी अच्छा लगेगा। चलिए, सो लेट्स बिगिन। अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाएं। आपको वहां पे रेगुलर नोट्स, डीपीपी, शेड्यूल, माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। प्लस गेट कनेक्टेड सोशली ऑल्सो। हमारा सोशल इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज umeed_je, जहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। प्लस इफ यू हैव एनीथिंग, एनी डाउट कि सर मुझे ये वाला डीपीपी चाहिए या ये वाले लेक्चर वीडियोस देखने हैं, किसी से भी 11 12 जी, एडवांस जी, मेन, नीट, एनीथिंग, प्लीज गो एंड विजिट द वेबसाइट anandmani.com, जहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तीन तरीके के यूनिट सेल थे जो सेंटर्ड वाले थे, है ना। नॉन प्रिमिटिव में तीन टाइप्स थे, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो हमें सिंपल क्यूबिक को पकड़ना है, बॉडी सेंटर को पकड़ना है और फेस सेंटर को पकड़ना है। इन तीनों को डिकोड करना है, ठीक है जी। तो अपन क्या क्या करने वाले बेटा, अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एंड बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, अगर ये बोला हो तो एससीसी भी बोल सकते हैं, एफसीसी भी बोल सकते हैं, या फिर बीसीसी भी बोल सकते हैं, है ना। इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों का मतलब सेम है। तो इस लेक्चर में हम इनके डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। पहली बात भी बता दूं, सब में हम पहला कैलकुलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। ए क्या है, उस यूनिट सेल की एज लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ योर एटम स्फीयर, ठीक है, जो वहां पे प्रेजेंट है उस पॉइंट पे, क्रिस्टल पे, ठीक है जी। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, कि वो कितनों से टच कर रहा है। तीसरा जेड का वैल्यू। चौथा हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तीसरा जेड का वैल्यू हो गया, चौथा हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है इन सब के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है और मतलब आनी ही चाहिए, ठीक है। तो बात ये है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से हम बिगिन करते हैं, ठीक है जी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम बोल देते हैं एससीसी, जैसा अभी अभी हमने डिस्कस करा था। अब ये एक प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है, सभी को पता है ना। प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल है, सभी को पता है। यहाँ पे हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके बारे में कि भाई ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे एटम कोने पे होते हैं, और कहीं पे भी, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो हर कोने पे, दो ऊपर, चार कोने ऊपर, चार नीचे, तो इन कॉर्नर्स पे आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना रहेगा रिलेशन कैसे निकालें हम। पहला हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये कैसे डिफाइन किया जाए, तो आराम से देखिएगा, है ना। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये कैसे हम पता लगाएं, ठीक है। ए का मतलब हर जगह क्या है, एज लेंथ है, आर रेडियस है उस एटम की जो वहां पर प्रेजेंट है ना, या रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज स्फीयर माना गया है। चलिए अब देखिए सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, ये रहा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे सारे एटम्स कहां प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, दिख रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे डॉट नहीं है, ये बड़ा सा स्फेयर है, हमने बस एक समझने के लिए इनको इस डॉट्स, इस रिप्रेजेंटेशन में डाला है। एक्चुअली वो इस तरीके से प्रेजेंट है एक्चुअल वे में,
इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, अगर हम इनका पर यूनिट सेल एरिया लें, है ना, पर यूनिट सेल एरिया लें, नीचे ये 3, नीचे के फिर वो 4, और हम इनका पर यूनिट सेल एरिया लिया जाए कि पर यूनिट सेल कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आ रहा है। भाई जरूरी थोड़ी है कि वो जो कोना है आपके रूम का वो आपके रूम में ही हो, वो उसके साथ साथ कहाँ का हिस्सा है, ऊपर वाले रूम का भी हिस्सा है, कहाँ का हिस्सा है, बगल वाले रूम का भी हिस्सा है, पीछे वाले रूम का भी हिस्सा है। 8 रूम्स का हिस्सा है एक कोना, है ना, 8 रूम्स का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे ये रहा एटम, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने आपके हो गए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा पीछे वाला, ये चौथा, 4 ऊपर है और 4 नीचे, 5 6 7 और ये 8, 4 ऊपर 4 नीचे, एक कॉर्नर, एक एटम कितने रूम का हिस्सा है, 1/8, है ना, मतलब एक जो एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे वो कितने से शेयर्ड है, कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है, अगर मैं बोला जाए तो वो शेयर्ड है 1/8 यूनिट सेल से। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि यहां पे आपके जो एटम्स होते हैं ना बेटा, एटम्स जो होते हैं ना, एटम्स टच अराउंड द कॉर्नर्स, है ना, ये वाले एटम टच करते हैं एक दूसरे को, ये वाले, ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ये दूसरे से टच कर रहे हैं, समझे। एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स टच ईच अदर, एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर टच ईच अदर, ये बात आपको समझ आना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, ताकि आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा यहाँ पे करने के लिए। एटम्स प्रेजेंट at the corner touch each other, atoms present at the corners touch each other। ये बात समझ आई सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी में भी, जहां तक सबको क्लियर है फंडा कि हाँ सर जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्नर पे वो एक दूसरे को टच करता है, करेगा, ये हमें समझ आ चुका है। अच्छा, अगर ये एक दूसरे को टच करेगा तो आप सोचिए एज लेंथ का वैल्यू तो क्या होता है भाई, ये जो एज लेंथ है ना, ये जो यहां से यहां तक एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ ये तो कितनी हुई, ए के बराबर, क्यूबिक यूनिट सेल की, और ये किसके बराबर हो गई, ए इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, जब भी कोई दो एटम टच करते हैं तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस होती है आर, और आर प्लस आर बन जाते हैं 2r। ठीक है, ये रही r और ये रही r, तो a इज इक्वल टू 2r, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो वी गॉट दैट a is equal to 2r in case of your cubic simple cubic crystal system। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। मेरे हिसाब से ये बात भी समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देख लेते हैं यहाँ पे पहले ए चीज तो कैलकुलेट कर दी, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, z, z के कैलकुलेशन ऑफ z, कैलकुलेशन ऑफ z, z कितना है भाई, z क्या होगा देख लो, z कितना होने वाला है, रिलेशन ऑफ z मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हुए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए z कितना वैल्यू हो जाएगा, पर मैंने बोला 8 इंटू 1/8, भाई एक क्यूबिक सिस्टम में 8 है, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सारे एटम्स, पर उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, सबका 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8 z की वैल्यू आ गई 1। सो वी कैन से z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एससीसी इज इक्वल टू 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा हो गया आप लोगों के लिए ध्यान रखने के लिए। ठीक है जी, एक डाटा ये हो गया और एक डाटा ये हो गया हमारे सामने। ठीक है, दो डाटा हमने कैलकुलेट कर लिए, z का वैल्यू और a इक्वल टू 2r। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे अब हम यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर,
तो सोचिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच आर टचिंग ईच अदर, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम विच आर टचिंग ईच अदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहेंगे। अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, है ना भाई, ये वाले है ना, इस वाले एटम को ध्यान से गौर फरमाइएगा, इस वाले एटम पे, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट, इसको सबसे नियरेस्ट टच करने वाला कौन कौन सा होगा, ये वाला होगा, एक, दो, तीन, ये समझ आई, इस क्यूब में ये तीन होंगे इसके नियरेस्ट, आ रही है बात समझ में, ठीक है। मतलब कि देखिए मैं इसको ड्रॉ करके भी समझा देता हूं यहाँ पे, इसके नियरेस्ट ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, किसके लिए, इसके लिए बात हो रही है, इस वाले के लिए, ठीक है, इसके नियरेस्ट ये तीनों। अब इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी के करस्पॉन्डिंग ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर भी एक होगा, इसके ऊपर भी एक बैठा होगा, इसी के करस्पॉन्डिंग इसके सामने भी एक बैठा होगा, करेक्ट, और इसी के करस्पॉन्डिंग इसके इधर भी एक बैठा होगा सेम रेडियस पे, ठीक है। मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो ये एक 1 डैश भी होगा, एक 2 डैश भी होगा और एक 3 डैश भी होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश तीनों होंगे जो कि इक्वल टू 2 आर टच कर रहे होंगे इसको। तो नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर टचिंग ईच अदर, तीन तो ये रहे और तीन वो रहे, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाती है, सॉरी z कह रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC इज इक्वल टू 6, कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए 6 हो गया है, और सारे के सारे इक्वल टू 2 आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, सारे के सारे इक्वल टू 2 आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जो हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है, सब क्लियर है यहाँ तक, सबको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की ओर, अब लास्ट एंड फाइनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। इसको ऐसे लिख लेता हूँ नहीं तो कैंसिल हो जाए, पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, पैकिंग एफिशिएंसी हमें अब कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। चलिए अब पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकालते हैं, तो वो कैसे निकालती जाती है, यही कला है, बाकी सब विज्ञान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब, ठीक है। कैसे निकाली जाती है पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी को हमने डिफाइन करा है, दैट इज द पैकिंग फ्रिक्शन, दैट इज z into 4/3 pi r cube अपॉन a cube, अपॉन a cube, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a cube, ये मैंने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है लास्ट क्लास में, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, z इंटू 4/3, एक स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 4/3, जितने भी z इफेक्टिव है उस यूनिट सेल में तो वो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे SCC है उसमें इफेक्टिव z नंबर ऑफ एटम 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन a क्यूब, a इज योर क्यूब है, a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो a क्यूब नीचे टोटल वॉल्यूम आ गया पूरे क्यूब का यूनिट सेल का। तो यहां से निकाल लेते हैं, वी नो दैट फॉर SCC हम कह सकते हैं कि आपका z का वैल्यू 1 है और a इज इक्वल टू 2r है, या फिर हम कहें r का वैल्यू a/2 है, r का वैल्यू a/2 है, इस इक्वेशन में ऊपर पुट कर देते हैं ये सब वैल्यूज। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई a/2 का होल क्यूब अपॉन a क्यूब, अपॉन a क्यूब, ठीक है। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना बना, ले देखिए ये कितना बना भाई, 2 ऊपर 4 है नीचे 8 है, तो ये π/6 के बराबर हो गया, π/6 होता है लगभग आपका 0.524, 0.524, ये पैकिंग फ्रैक्शन आया है, ये क्या है बेटा, बेसिकली क्या है आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, यहां से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी,
तो 0.524 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी 52.4%. दैट विल बी इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी फॉर SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपकी 52.4%. ये इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी बोर्ड्स में आ जाता है कभी कभी और आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस में इस पर डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं. कोई नया क्रिस्टल सिस्टम दे देगा, आपको कैलकुलेट करना होगा. फंडा यही होगा, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा एटम्स ने अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लाई करा 100 से, पैकिंग एफिशिएंसी आ चुकी है. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आई बात समझ में. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 52.4% क्या बता रहा है हमें कि भाई टोटल वॉल्यूम occupied, total volume occupied in SCC crystal system is equal to 52.4% and total unoccupied volume अगर पूछा जाए in SCC तो वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस 52.4 that will be equal to 47.6%. अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम भी अगर पूछ ले तो 100 माइनस में ऑक्यूपाइड को माइनस करो, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. ठीक है जी, तो ये आपकी बात हो गई सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की. अब जो मैंने इस सिंपल के लिए करा है, अगर आप BCC और FCC के लिए खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को यहीं रोक दें और BCC और FCC के लिए मैंने जो SCC के लिए मैंने जो कैलकुलेट करा है वो खुद से कैलकुलेट करें, एक बार कोशिश करें, दिमाग लगाएं, फिर ये वीडियो के आंसर देखें, रिजल्ट देखें, तो बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्रिस्टल सिस्टम की ओर, दैट इज योर व्हाट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या हम इसको बोल सकते हैं BCC. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है उसमें आप ये बोल सकते हैं all the atoms are present at the corner and at the center. All the atoms are present at the corner and at the and ऐसे लिख दो तो और अच्छा रहेगा. And one atom is present at the center of the unit cell. At the center of the unit cell. सेंटर में प्रेजेंट रहेगा एक आपका एटम. ठीक है, कहाँ रहने वाले बेटा, कॉर्नर पे रहने वाले हैं और एक सेंटर पे रहने वाला है. कॉर्नर पे रहने वाला है और एक सेंटर पे रहने वाला है. तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसकी भी स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे मैंने दे रखी है आप लोगों के लिए कि भाई बॉडी सेंटर्ड है. दिख रहा है आपको सबको कि यहाँ कॉर्नर है, ये देखो कॉर्नर पे तो सब एटम्स हैं, एक एक करके सारे एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो दिख ही गए होंगे. और एक आ गया आपका बीचों बीच, ठीक है, अब इसका एक व्यू देखें, है ना, स्लाइस कट व्यू देखें. अगर इसको एक पर यूनिट सेल का एक कट व्यू देखा जाए, वो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो आपको दिखना चाहिए ये क्लियरली कि आपका जो ये एटम है ना, ये बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कनेक्टेड है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस. ठीक है, they only touch across body diagonal, है ना, atom touches each other across body diagonal, है ना. कॉर्नर एटम क्या ये टच कर रहे हैं, क्या ये नहीं. ये फंडा ध्यान रखें कि कॉर्नर के अक्रॉस ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. they only touch each other across body diagonal. ठीक है जी, आई बात समझ में, क्योंकि बीच में एक एटम आ गया ना तो दूर दूर हो गए वो थोड़े से.
तो अब क्या ये डिस्टेंस 2r रही, a इक्वल टू 2r रही? नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में खाली जगह भी आ गई है, बीच में खाली जगह भी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इनका कि भाई एटम touches each other across body diagonal, करेक्ट? ठीक है, corner atoms do not touch each other, corner atoms do not touch each other, कॉर्नर पे एटम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 2r, ये वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड हियर, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर बीसीसी, ये ध्यान रखें, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर बीसीसी, क्योंकि अब वहां पे बीच में खाली जगह भी आ चुकी है, खाली जगह पे भी उपस्थित रहना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन, रिश्ता वही है ना, सोच नहीं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड स्मॉल आर के बीच में हम अब रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, ए और आर के बीच में हम अब रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है जी। देखिएगा कैसे निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, सुनिएगा। अब अगर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल से कि सर जो √3a है ना, जो √3a है वो किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। सर ये क्या कर दिया, ये कैसे लिख दिया, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ठीक है, ये देखो ये वाली डिस्टेंस ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है r, फिर ये हो गई 2r, फिर वापस हो गई r, ये बॉडी डायगोनल है 4r का, है ना, 4r रेडियस हो गई एटम की, ठीक है, सारे टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो 4r हो गई, और यहाँ के बॉडी डायगोनल क्यूब का कितना होता है, √3a होता है, कितना होता है, √3a होता है, तो √3a इज इक्वल टू 4r हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको r की वैल्यू लिखना हो तो r की वैल्यू इज इक्वल टू दैट इज √3a/4, ठीक है। पहला तो ये हो गया आपका रिलेशन। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, z, वैल्यू ऑफ z, ठीक है, वैल्यू ऑफ z कितना आएगा, तो z क्या है कि भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, तो भाई आपने ही बताया सर, ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर रहे थे, 8 × 1/8 हो गए भाई, कॉर्नर्स वाले, है ना, और बॉडी सेंटर में एक है, बॉडी सेंटर में एक है, ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये कॉर्नर को करेस्पॉन्ड करना है, ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये बॉडी सेंटर वाले को करेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से z का वैल्यू जो आया वो आ गया 2, z का वैल्यू जो आया वो आ गया 2, ये आई बात समझ में सबको, ये आ गई बात समझ में सबको, z का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब c का वैल्यू निकालते हैं, c वाला कौन सा है, हमारा c ऑप्शन है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ एटम विच आर टचिंग ईच अदर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी इज इक्वल टू हाउ मच, सोचिए, देखिए भाई ये एटम दिख रहा है सबको, सबको ये वाला एटम दिख रहा है, ये वाला एटम, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ऊपर के 4 और नीचे के 4 टच कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, सोचिए एक बार सोच के बताइए, टच कर रहे हैं ना, ठीक है, टच कर रहे हैं, तो ये नियरेस्ट एटम ये हो गए 8, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 8। अच्छा एक और चीज कभी कभी पूछ लेता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, बिटवीन नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम मतलब किसके अक्रॉस टच कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच कर रहे हैं, है ना, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच कर रहे हैं, ये √3a का होता है, तो हाफ कितना हो गया, ये हो गया आपका नियरेस्ट एटम टच ईच अदर इज √3a/2, √3a/2, √3a/2,
ठीक है जी, आई बात समझ में। अब डी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स व्हाट, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अब हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। इसको ऐसे लिख लेते हैं यार, अभी गायब हो जाएगा नहीं तो वहां से। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, दैट इज जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ए क्यूब इंटू 100। ठीक है जी, जेड कितना है भाई, जेड है 2, यहां लिख देते हैं फॉर BCC z इज इक्वल टू 2, √3a इज इक्वल टू 4r, रिलेशन पुट करो, यूज करो, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 2 इंटू 4/3 पाई, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को ए क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3a/4 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन ए क्यूब। तो ए क्यूब से आपका ए क्यूब कैंसिल हो चुका है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 ऊपर, नीचे 3, तो √3 ऊपर आ गया। ठीक है, अपॉन 4 का क्यूब, तो √3 पाई बाय 8 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 पाई बाय 8 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी √3 पाई बाय 8 इंटू 100, तो ये लगभग पैकिंग एफिशिएंसी आने वाली है आपके बराबर 68% के, 68% के। किसके लिए, फॉर BCC, किसके लिए, फॉर BCC, दिस इज विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। ये हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है बात। अच्छा, अब पैकिंग एफिशिएंसी तो सर निकाल लिया, तो वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम है ना, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन BCC is equal to 100 minus 68, that is 32%. This is 32%। तो बढ़ गई है पैकिंग एफिशिएंसी, बढ़नी भी चाहिए थी, क्यों, पहले Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए है ना, पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने थे, पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपके 1 थे, अब 2 हो गए, बीच में भी आ गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी और अच्छी हुई। पैकिंग एफिशिएंसी अब 68% हो चुकी है। आपकी क्रिस्टल की खुशी मनाइए, झूमे नाचें और गाइए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारे तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप हो जाएगा हमारा बेटा कौन सा, तीसरा टाइप हमारा हो जाएगा विच वन, दैट इज योर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर FCC भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात FCC की क्या होती है, सबसे पहले सोचो एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे रहेगा और बाकी 6 फेसेस पे रहेगा, है ना, सारे फेस पे रहेगा और कॉर्नर्स पे रहेगा। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज, कॉर्नर्स पे रहेगा, है ना, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। कितने फेसेस, 6 फेसेस। ये फेस होता है ना, सब फेस पे एक एक आपका एटम रहने वाला है। ठीक है, एक एक फेस पे आपका एटम रहने वाला है। ये बात समझ आ गई सबको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे एटम कहाँ किसके अक्रॉस टच करेगा, मैं आपके लिए फिगर भी लेके आया हूँ। यहाँ पे एटम किसके अक्रॉस टच करेगा, ये एक सेकंड में ये हटा देता हूँ।
यहाँ पे एटम किसके अक्रॉस टच कर रहा है, देखो यहाँ पे एटम किसके अक्रॉस टच रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, फेस डायगोनल के अक्रॉस टच कर रहा है, फेस डायगोनल। ठीक है, एटम्स टच ईच अदर अक्रॉस फेस डायगोनल। अब एक और चीज देखने वाली है यहाँ पे भी इक्वल टू 2r तो नहीं है, बट आपको ये चीज विजुअलाइज होनी चाहिए कि ये वाला जो फेस है ना, ये इसके भी टच हो रहा है। ठीक है, ये वाला फेस इसके भी टच हो रहा है, और इधर जो आएगा वो भी उसके भी टच होगा, ये वाला फेस ऊपर वाले की भी टच होगा, तीनों की टच होगा, है ना। मतलब जो इधर से आएगा ये फेस इधर से टच होगा, इधर से टच होगा, तो तीन तो ये हो गए, और तीन ही इसके जो नीचे रहेंगे उनसे भी ये टच होने वाला है, तीन और तीन, यहाँ पे भी ये इन सब फेसेस से टच होने वाला है। ठीक है जी। फिर इधर पीछे है तो आगे भी होगा, पीछे है तो एक फेस आगे भी होगा, तो आगे वाले से भी टच करेगा। ठीक है, अभी इसको विजुअलाइज कराऊंगा, डोंट वरी। तो वी कैन राइट दैट atoms touch each other across face diagonal, across face diagonal, across face diagonal। तो अपन को आसानी हो जाएगी अब रिलेशन बिटवीन, पहली चीज हम वही निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड आर, रेडियस जो है यूनिट सेल का आर, इन दोनों के बीच में हम रेडियस मतलब रिलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अब अगर आप रिलेशन सोचेंगे, अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग रिलेशन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। भाई फेस डायगोनल के अक्रॉस टच कर रहा है, तो फेस डायगोनल कितना होता है, √2a का, और वही 4r के इक्वल हो जाएगा। क्यों हुआ सर ऐसा, ये देखो √2a इक्वल टू 4r कैसे हुआ, ये देखो r ये, फिर ये 2r एंड फिर ये r, तो r 2r और r, तो 4r हो गया टोटल। तो √2a का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, नेट 4r के इक्वल हो चुका है। √2a का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 4r के इक्वल हो चुका है। ठीक है, दूसरा आप कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ z। तो अब सोच लो z कैसे निकालेंगे, कॉर्नर पे तो एटम है ही, प्लस 6 फेसेस पे है, हर फेस का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, हाफ होता है। हर फेस का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, हाफ होता है। तो ये ध्यान रखें, ये तो किसका कंट्रीब्यूशन है, फेस वालों का, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर वालों का। तो यहाँ से फाइनली जो आपकी z की वैल्यू आई है, तो z आ गया आपका 4, z का वैल्यू आ गया 4। देखो एससीसी में 1 आई, इसमें 2 आई, इसमें 4 आई है भैया, सीधा 4 वैल्यू आई है। समझ गए, कुछ तो होगा, कुछ तो खास होगा। तो देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, 4 आई है। समझ आ गई बात यहां तक। अब आर के बीच में आ गया, ये आ गया, तो अब तीसरा अपन सीधा सीधा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट यहीं पे करा देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अच्छे से व्यू हो जाएगा। ये फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये फिगर भी एफसीसी का ही है। ठीक है, यहाँ पे हर फेस पे एटम है, हर फेस पे एटम है, हर फेस पे एटम है, हर फेस पे एटम है। ठीक है, एक के ऊपर एक यूनिट सेल देख रहा हूं मैं। अब अगर आप इसको देखो, है ना, इस वाले फेस को देखो, इस वाले फेस वाले एटम को, तो इससे कौन कौन कनेक्ट होगा, इससे कौन कौन कनेक्ट होगा, देख लो इससे कौन कौन कनेक्ट होने वाला है। सोचिए, ये जो इस फेस पे रहेगा, ठीक है, जो इसके ऊपर रहेगा, जो इस फेस में रहेगा, जो इस फेस में रहेगा, वही नीचे वाले भी, वही नीचे वाले भी। तो 4 नीचे 4 ऊपर और 4 साइड में, है ना, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 साइड में। तो टोटल फेस सेंटर्ड एटम कितने हो गए जो इससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहीं से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12। अब नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये भी तो पता करनी है, बिटवीन टू एटम्स ये कितनी होगी, सोचो। देखो भाई, पूरी जो फेस डायगोनल होती है वो कितने की होती है, √2a की होती है। ठीक है, उसके यहीं से टच हो रहा है, यहीं से टच हो रहा है, हाफ से ही टच हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन इसका कितना हो जाएगा, √2a/2। तो ये हो जाएगी आपकी a/√2 पे, a/√2 पे। नियरेस्ट डिस्टेंस कितने पे आ गई, a/√2 पे आ गई है।
आई बात समझ में सबको? a/√2 पे आ चुकी है। अब कर लेते हैं हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू योर z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, z इंटू 4/3 अपॉन पाई आर क्यूब इंटू ए क्यूब, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सो फॉर किसका से लिए, एफ सी सी, फॉर एफ सी सी जेड का वैल्यू तो हो गया 4, जेड का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, आई बात समझ में? फॉर एफ सी सी जेड का वैल्यू हो गया 4, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा जेड तो हो गया 4 सर, ये भी हमें समझ आ गया कि जेड का वैल्यू 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे क्या होगा, आर और ए के बीच में रिलेशन √2a इक्वल टू 4r, √2a इक्वल टू 4r, बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें, इंटू 100 भी ले लें, है ना, 100 में ही आंसर लगा लेंगे सारा। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह √2a/4, √2a/4 का होल क्यूब, ए का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ठीक है। 4 इंटू 4 ऊपर था, 4 क्यूब नीचे आ गया, 4 तो कैंसिल हो गया, नीचे 4 ही बचा, 2√2 तो √2 पाई, तो √2 पाई, पाई/3 √2 आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपकी पाई/3 √2 इंटू 100, और ये लगभग हो जाती है आपकी 74% के आसपास, ये लगभग हो जाती है आपको 74% के आसपास। तो ये अभी तक की मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होती, दिस इज द मैक्सिमम गाइस, है ना, ये आपकी मैक्सिमम है भैया, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम आउट हियर, दैट इज 74%, ठीक है जी। और अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, अगर इतना पैकिंग एफिशिएंसी है, दैट इज 100 माइनस 74, दैट इज 26%, ये आपका अनऑक्यूपाइड स्पेस है। 74% तो पूरी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, और 100 माइनस इसमें करेंगे तो आपका ये नेट रिजल्ट आ चुका है। क्लियर हुई बात, समझ आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी लेटिस आल्सो। तो अब हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं इसका पूरा सा, ठीक है, जो हमने समझा है इस पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जितने भी फिर सवाल करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है जी। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से जो तीनों पढ़े हैं उन सबको एक वे में, सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है, जो भी हम तीनों क्रिस्टल्स के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे हुए हैं, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास है बेटा यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल कौन सा था वो, ठीक है, z का वैल्यू, z का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन a एंड r, a एंड r, फिर आ गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड फिर फाइनली आ गया आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम इन सबको कैलकुलेट करना ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो अब इन सब की हम एक एक करके वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या आती है पर क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। तो ये बना लिया है हमने टेबल, कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 3 है हमारे पास, 1 2 और 3, है जी, ये बन गया। और ये आ गया हमारा z का वैल्यू, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r, यहाँ हम डाल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ हम आगे डाल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो यूनिट सेल यहाँ पे अगर हम बात करें, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा बात करें हम FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, फेस सेंटर्ड के लिए 4। आई बात समझ में, A इज इक्वल टू 2r, ठीक है, रिलेशन बिटवीन A एंड r। बॉडी सेंटर्ड का के लिए पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा आपका, r इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। FCC के लिए √2a इक्वल टू 4r, तो हम r को लिख सकते हैं सिंपली √2a/4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12,
पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, यहाँ पे आ गई थोड़ी ज़्यादा 68 और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये हमने आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर चुका है। अब कोई भी कुछ भी आए आप आराम से यहाँ पुट करो वैल्यूज और आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से भी कहीं तक। ठीक है जी। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ एन एटम of an element is 75 picometer and the lattice is face centered cubic, find the edge length of unit cell. Find the edge length of unit cell. ऑप्शन भी आपको दे दिया है, P 32.475 पिकोमीटर, B है आपके पास 173.2 पिकोमीटर, C है आपके पास 37.5 पिकोमीटर, D है आपके पास 212.1 पिकोमीटर। अब सोचिए क्या है, वही फेस सेंटर्ड की बात चल रही है और रेडियस ऑफ एन एटम दे दिया है इतना, तो आप एज लेंथ निकालनी, मतलब आपको ए निकालना है और आर दे रखा है 75 पिकोमीटर। ठीक है, और बोल दिया है कि भाई एफसीसी की चर्चा चल रही है, तो एफसीसी है तो आपने पता है कि भाई √2a किसके इक्वल होता है, 4r के इक्वल होता है। एफसीसी है तो √2a 4r के इक्वल होता है। फॉर एफसीसी √2a इज इक्वल टू 4r, ये लिख सकते हैं हम, √2a की वैल्यू 4r के इक्वल, √2a 4r के इक्वल होगा तो √2 इंटू a इज इक्वल टू 4 इंटू 75। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 300/√2 और यहीं से लगभग 300/√2 कितना आ जाएगा, 212.1 पिकोमीटर। ठीक है, 1.4114, ठीक है 1.414 लगभग 300 तो लगभग जो आंसर आने वाला है वो आपका आने वाला है इस रेंज में। तो आंसर आ गया आपका 75 इंटू 4 करना तो 300/√2 हो गया, 300/√2 दैट इज 212.1 पिकोमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और भी हम सॉल्व करेंगे जैसे जैसे आगे आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो फॉर एनी क्वेरी यू हैव for counseling regarding doubts, queries, updates, please give a call on 7303088743। और ये आपका अपना चैनल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और दिल से कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।